शीतल दीदी, अपना पिछली बार हर दिन का एक चार्ट बनता था, वो इस बार नहीं किए? ठीक है। और वो समरी करें? ठीक है। हाँ हाँ, मेरे को मेल कर दीजिए, वो बढ़िया रहता है, वो अच्छी चीज़। हाँ हाँ, ठीक है, बढ़िया। बढ़िया। हाँ ठीक, बढ़िया। ठीक है। तो कहाँ भैया? हाँ, माइक लेके पूछिए आप, फिर मैं उत्तर देता हूँ आपकी बात का। हेलो। हाँ, मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे विवाह जब होता है तो पति और पत्नी अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, फिर वो साथ विवाह के बाद रहते हैं। तो शुरुआती समय में ऐसा होता है कि एक दूसरों के प्रति यानी काफ़ी केयरिंग होता है नेचर दोनों का। और शुरुआती के समय में ही पति पत्नी एक दूसरे के लिए कुछ एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं उनके व्यवहार के हिसाब से। लेकिन फिर क्या होता है कि समय विद पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि धीरे धीरे पति या पत्नी दोनों को या किसी एक को ऐसा लगता है कि भाई जो आपने एक्सपेक्टेशन लेवल आपका सेट किया था जब आने के समय पे या तो विवाह के समय पे, वो कहीं ना कहीं उसमें है ना थोड़ा कमी महसूस हो रही है, यानी पहले जैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप मेरी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर रहे हो ना, या नहीं उतर रही है। तो उसका रीजन क्या है, यानी क्या चूक क्या हो रही है उस रिलेशन में, ये मेरा क्वेश्चन था। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो देखिए क्या होता है इसमें कि हम लोग जब शुरू शुरू में होते हैं, पति पत्नी के रूप में साथ में आते हैं, तो वो एक आकर्षण का काल होता है ना। तो जब नई नई मुलाकात होती है तब एक दूसरे के व्यक्तित्व से आकर्षित रहते हैं, है ना। और वो चाहे अरेंज मैरिज के रूप में हो या आप अपने आप से मिले हों, है ना, उस रूप में एक आकर्षण का काल है कुछ समय, है ना। तो आकर्षण काल में क्या होता है कि हम अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं। आकर्षण जब होता है उस वक्त हम अपने बेस्ट बिहेवियर में होते हैं, ठीक है। तो हम अपने को सजा धजा के फिजिकली भी और व्यवहार में भी, है ना, पूरा केयरिंग और उसके साथ शेयरिंग के साथ हर एक छोटी छोटी बात पे ध्यान, वो सब कर रहे होते हैं। आकर्षण का जो प्रयोजन है वो साथ लाना है, ठीक है। साथ आ गए, अब आकर्षण का कोई प्रयोजन नहीं रहा, ठीक है। साथ निभाने के लिए उससे कोई ताकतवर चीज चाहिए, ठीक है। अब ये हमारे पास जानकारी नहीं है, हम लोग सब चीज़ें आकर्षण के आधार पे चाहते हैं। आकर्षण हो गया, फिर उसके बाद पूरी ज़िंदगी आकर्षण में ही बने रहें ऐसा सोचते हैं, जबकि पूरी ज़िंदगी अब साथ में गुजरेगी। आकर्षण काल और साथ ये दो अलग चीज़ है, ये समझने की ज़रूरत है ना। अब रोज रोज अब आपको सजने धजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। जब साथ हो गए तो अब हो गए साथ। अब जो आकर्षण के लिए जो कुछ करना था अब नहीं करना, अब तो साथ हैं ही, मालूम है। तो अब हमारा बेस्ट बिहेवियर जो आकर्षण के लिए था वो हट जाता है, तो अब हम जैसे हैं वैसे आ जाते हैं। तो वो जो आप बोल रहे हो शिकायतें आनी शुरू हो जाती कि उस वक्त तो आप ऐसा करते थे वैसा करते थे, अब क्यों नहीं करते, ठीक है। दूसरी बात, जो हमारी अपेक्षाएं बनी हैं वो हमने एक दूसरे को बताया ही नहीं। आकर्षण काल में हमने कुछ अपेक्षा बना ली, तो हमने बताया नहीं कि आपसे ऐसी अपेक्षा बन गई है। और साथ के अर्थ में हमारी कोई अपेक्षा बनी नहीं, तो साथ कोई लक्ष्य ही नहीं है ना। साथ का कोई मतलब नहीं है, केवल आकर्षण। ये क्योंकि ये सामाजिक चेतना में समाया हुआ है। जितने भी मतलब चाहे लव मैरिज हो रही है चाहे अरेंज मैरिज हो रही है, इसमें केवल आकर्षण को ही प्रधान माना है और साथ को कोई जगह नहीं दी है ना। तो साथ ज़्यादा बड़ी चीज़ है और इसको समझने की ज़रूरत है। उसी को हम पति पत्नी संबंध कह रहे हैं, उसमें कुछ निहित जिम्मेदारी है। जब तक जिम्मेदारी नहीं समझेंगे अपेक्षाओं का मतलब नहीं समझ में आता, है ना। तो साथ आने के लिए आकर्षण था, आ गए अब साथ, अब तो जिम्मेदारी पूर्वक जीना है। जिम्मेदारी क्या, आगे माता पिता की भूमिका लेनी
अब उस अर्थ में हमारे को सजना है। अब थोड़ी ना इंडिविजुअल हैं और हमारे को भाई ध्यान देना है एक दूसरे को, इस रूप में ध्यान नहीं देना है कि एक दूसरे को आकर्षित। अब तो ध्यान इस रूप में देना, मिलके जिम्मेदारी कैसे पूरी करें, परिवार कैसे खड़ा करें, समाज में भागीदारी कैसे करें, इस अर्थ में एक दूसरे को ध्यान देना है ना। अब इंडिविजुअलिटी बना के रखने का बहुत फायदा नहीं होता है। अब तो वो है ना, जैसे परमाणु में जो सहवास है दो अणु के रूप में, तो मिश्रण होता है और एक यौगिक होता है ना। तो अभी जो पति पत्नी संबंध है वो मिश्रण है। क्यों मिश्रण है? क्योंकि इंडिविजुअलिटी बचा के रखते हैं। यौगिक में क्या होता है, अपना अपना आचरण त्याग करके एक नया आचरण को, तो वो वाला यौगिक नहीं हुआ है अभी। वो एक मन दो शरीर यौगिक है, अभी उसमें आए नहीं है, क्योंकि साथ को हम समझते नहीं है ना। परिवार व्यवस्था के अर्थ में साथ है, उसमें निहित जिम्मेदारी है, निहित अपेक्षाएं हैं, उसके अनुरूप हमें होना है। साथ आ गए तो अब ये देखो पति पत्नी के रूप में आए, तो अब ये पति की ये जिम्मेदारी है, पत्नी की ये जिम्मेदारी है, पति की ये अपेक्षाएं, पत्नी की ये अपेक्षाएं, इस अर्थ में हम साथ रहेंगे तो कहानी आगे बढ़ती है। ये छूट जाता है तो फिर हमारी वही पुरानी चीजें चलती रहती हैं। ठीक है ना। और बताइए, मेरे साथ कई बार कुछ लोग, युवा लोग भी आते हैं कि शादी करनी है तो कैसे लड़के लड़की का चुनाव करें, क्या करें। तो एक जो उसमें से बिंदु मैं उनको बताता हूँ तो यही है कि भाई देखो, जो अभी दिखेगा ना इस काल में जब आप ढूंढ रहे हैं, दिस इज द बेस्ट यू आर गोइंग टू गेट। मतलब उनका जो आचरण इस वक्त दिखेगा ये बेस्ट है, क्योंकि इस वक्त वो सब कुछ अपना मतलब अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं ना। एक दे सेलिंग देमसेल्व्स एट दिस राइट नाउ, जब हम ढूंढ रहे हैं तो उस पर अपने बेस्ट बिहेवियर पर होते हैं। और शादी के बाद ये सब नीचे ही जाने वाला है, तो ये एक्सपेक्टेशन इसके आधार पे मत बनाना। तो ये ध्यान देने की बात है हमें। इसमें खूब दिखावा होता है। यू गो आउट ऑफ योर वे टू डू थिंग्स, आउट ऑफ योर वे यू कांट डू ऑलवेज, उसकी कंटिन्यूटी नहीं है। तो इसलिए जैसे कोई भी शादी करता है, चाहे किसी भी विधि से करता है, तो पहले मैत्री होना जरूरी है, ताकि सामान्य विधि से हम एक दूसरे के साथ चल पाए। मतलब कोई पूछा आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो जवाब आना चाहिए मेरी पत्नी या मेरा पति, जिसके साथ मैं सब शेयर कर पाता हूं, है ना। ठीक है, बढ़िया, ठीक लगती है बात? आदर्शवादी तो नहीं लगती? भैया 153 पे जो जीवन क्रिया के बारे में बात हुई, उसके बारे में ही थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए था, जो मैं समझा उसके लिए। अगर हम अपने को देखें तो शरीर से जो भी हो रहा है वो स्थूल है, तो तुरंत हमें दिखाई देता है। वैसे ही उससे आगे जाए तो हम जीवन में सूक्ष्म क्रियाएं और फिर कारण क्रिया। तो सूक्ष्म क्रिया में जो मन और वृत्ति में होता है वो मन वृत्ति चित्त। तो अभी हम अगर अपने को देखें तो मन वृत्ति और चित्त में जो हो रहा है, मतलब हम विचार कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, कुछ अपने अंदर ही सिलेक्शन कर रहे हैं, वो हम देख पाते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो साक्षात्कार का एग्जाम्पल दिया और फिर बोध को भी बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। तो साक्षात्कार मतलब वो एक कारण क्रिया है या फिर वो सूक्ष्म क्रिया में ही हम गिनेंगे? देखिए, सूक्ष्म और उसका जो वो है, तो जो भी चीज ज्ञान के अर्थ में है उसको सूक्ष्म कह रहे हैं, है ना। तो जब परिभाषा की है बाबा जी, तो उसको बुद्धि और आत्मा को ही कारण क्रिया के रूप में बताएं, है ना। और मन वृत्ति चित्त को सूक्ष्म क्रियाओं के रूप में बताएं। पर अगर आप 4.5 और 5.5 के रूप में देखने जाएंगे,
है ना। तो साक्षात्कार क्योंकि ज्ञान संबंधी चीज़ है और ज्ञान सूक्ष्म है, उस रूप में बोल सकते हैं, लेकिन परिभाषा में तो ये अंतर है उसमें। तो अब आपको जैसा ठीक लगे वैसा रख लीजिए उसे, पर ज्ञान संबंधी बातें मेरे हिसाब से तो सूक्ष्म में आनी चाहिए। पर जो वाङ्मय में जब बात को देखते हैं तो आत्मा और बुद्धि को कारण क्रियाओं के रूप में रखा है और सूक्ष्म में उसको रखा है मन, वृत्ति और चित्त को। ठीक। तो और ये भी तर्क ठीक है कि क्योंकि साक्षात्कार ज्ञान संबंधी है इसलिए सूक्ष्म है, ज्ञान गोचर विधि से होता है ये इसमें। तो जैसे हम कंपेरेटिवली भैया देखें कि स्थूल क्रिया है वो तुरंत हम देख भी सकते हैं और समझ में भी आती है, तो पकड़ में आ जाती है। आंशिक, हाँ, आंशिक देखते हैं और आंशिक पकड़ में समझते हैं, बाकी समझते कुछ नहीं है, आंशिक पकड़ में आती है। आंशिक ही पकड़ में आती है। समझना बोध में ही होता है। ओके, अब भाषा थोड़ी ठीक कर लेते हैं। तो आंशिक समझ में आती है नहीं, समझ आंशिक होती आंशिक नहीं। देखते हैं। आंशिक देखिए, पकड़ में मतलब उसके साथ हमें कुछ निर्वाह करना है, उसका कुछ हम कारण बना लेते हैं या कुछ उसके चित्रण बना लेते हैं अपने 4.5 में, है ना। इसको हम बोलते हैं पकड़ में आ गया। जो अभी समझ जिसके लिए बोलते हैं, ये 4.5 में यानी चित्रण विश्लेषण के रूप में कोई बात हमारे पास आ गई, है ना। तो वो जो स्वीकृति हुई हमारे अंदर 4.5 में ही हुई, वो आंशिक ही है, उसमें पूरी सच्चाई नहीं आई, है ना। क्योंकि उसका जो प्रयोजन पक्ष है वो छूटा हुआ है, स्वभाव और धर्म छूटा हुआ है उसका, है ना। तो समझ में आना तो हम जब भी होएगा वो पूरा ही होगा, समझ आंशिक नहीं होती है, ये भी हमारे को पकड़ के रखना है। हाँ। तो अभी जो स्थूल है वो स्थूल आंशिक पहचान में आके हम आंशिक विधि से उसके साथ जो भी निर्वाह बनता कर लेते हैं। तो उस अनुसार 4.5 क्रिया में हमें जो भी पकड़ में आता है उस अनुसार हम पहचान में जो आता है उस अनुसार हम निर्वाह करते हैं। हाँ। हम अपने वो पूरा नहीं पड़ता। हाँ, क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आंशिक है। आंशिक है। हाँ। तो एक तरीके से हम देखें कि अपने अंदर जो वो इच्छा विचार आशा चल रहा है वो हम देख भी सकते हैं, लेकिन जैसे ही आगे साक्षात्कार या बोध में जाए तो वो कारण क्रिया है। मतलब स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण, मतलब कुछ अति सूक्ष्म होता जा रहा है ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं अभी। हाँ, लेकिन वो ज़्यादा प्रभावशील है। हाँ, तो इसलिए सबसे पहले वही दिखती है जब हो जाती है शुरू। ओके। और मतलब जैसे आपकी इच्छा है सबसे ज़्यादा प्रभावशील है 4.5 में, है ना। जैसे चित्रण है आपका सबसे ज़्यादा स्पष्ट है आपको। बिल्कुल। हाँ। आपके चयन आस्वादन आपको इतना स्पष्ट, उतनी ताकत से स्पष्ट नहीं होते जितनी आपकी इच्छाएं होती हैं आपको, है ना। तो वैसे ही जब आपकी बुद्धि जागृत होगी तो बुद्धि का प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा उस वक्त, तो सबसे ज़्यादा वही डोमिनेंट होगी, वही सबसे ज़्यादा आपको स्पष्ट होगी। और अभी जागृत नहीं है इसलिए नहीं पता चलता। ओके, ये अच्छा रहा है। अभी हम जो समझते हैं वो चित्रण पूर्वक ही ज्यादा समझना, इसीलिए अच्छा था। जब तक चित्रण पूर्वक चित्रित होता है, समझते नहीं है। हाँ, चित्रण रूप का ही कर रहे हैं, कुछ गुणों का कर रहे हैं, वो आंशिक ही है, इसलिए सच्चाई अधूरी है उसमें। तो इस तरीके से जैसे कारण क्रिया की तरफ हम देखते हैं तो उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ निष्कर्ष बना पाते हैं या कुछ वो मतलब अभी पकड़ में ही नहीं आता है ऐसा हम कह सकते हैं। साक्षात्कार जब भी आप डिस्कस करते हैं या फिर उसके ऊपर हम ज़्यादा मनन करते हैं, अपने में मैं जब भी मनन में रहता हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं वो कुछ ऐसे सुखद क्षणों में मैं था वो, लेकिन वो एग्जैक्टली हम पकड़ में नहीं आता। तो कारण क्रिया है इसलिए वो एक अलग ही क्रिया है, डायमेंशन ही एक अलग है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि जो 4.5 क्रिया है उससे ही वो साक्षात्कार या बोध को समझने की कोशिश करता हूँ। वो है तो अलग ही, वो ज़्यादा मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इसलिए वो उतना समझ में नहीं अभी आ रहा है। और उससे सूक्ष्म है वो महाकारण है, उसे हम कहते हैं जो खाली स्थान है वो। तो इस विधि से ही मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण में आगे बढ़ पाते हैं। हाँ, तो पर भैया जो जितना सूक्ष्म होता है उतना प्रभावशाली होता है। हाँ, ये भी पहले ध्यान रखना है। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि वो उस बाकी चीज़ों के आर पार हो जाता है। जो जितना सूक्ष्म होगा वो
जो अधिक सूक्ष्म है वो कम सूक्ष्म के आर पार हो जाएगा। पानी कपड़े के आर पार हो जाता है क्योंकि उससे अधिक सूक्ष्म है ना। तो ये जो और क्योंकि वो आर पार हो जाता है इसलिए उसका प्रभाव उधर से व्यक्त हो जाता है। जब कपड़े के आर पार पानी होता है तो कपड़ा गीला हो जाता है ना, ठीक है ना। तो जो चीज़ जिसके आर पार हो जाती है उसके प्रभाव से वो संपन्न हो जाती है। तो प्रभाव तो उसी का व्यक्त होता है जो सबसे सूक्ष्म होता है। इस पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा, जो हम मनन करते हैं, मनन करने का बिंदु है प्रयोजन। पिछले बार के सत्र में हमारी ये चर्चा हुई थी। प्रयोजन वो चाबी है जो 4.5 से 5 को में आने के लिए या बाकी जो ज्ञान गोचर है उसमें आने के लिए हमारा रास्ता है। तो उसको पकड़ना पड़ेगा, उससे साक्षात्कार की कड़ी खुलती है। अच्छा, अभी इसलिए नहीं होता उसमें पूरा क्योंकि उसमें हम अभी जो प्री रिक्विजिट सूचना है वो पूरी नहीं हुई है। अभी हमारा सूचनाएं पूरे होने का क्रम चल रहा है, वो अभी पूरी नहीं हुई है। उनको पूरा करना जरूरी है, उसमें समय लगता है थोड़ा, ठीक है ना। ने जैसे प्रयोजन कहा वैसे ही यहाँ पे 4.5 क्रिया में ऐसा भी कहा कि न्याय, दूसरी भाषा में कहे तो न्याय धर्म सत्य से गवन धीरे धीरे होना, उसी दिशा में आगे बढ़ना ही वो 4.5 क्रिया से आगे बढ़ना है, तभी वो प्रयोजन के साथ जुड़ पाता है। अगर प्रयोजन के साथ जुड़ना है तो वृत्ति में तुलन है वो न्याय धर्म सत्य के उससे गवन हो ऐसा। हाँ, तो न्याय क्या है? तो संबंध को सर्वोपरि मानना ही न्याय है। संबंध की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, परस्पर मूल्यांकन, उभय तृप्ति, है ना। तो इसमें क्या मतलब हो गया? संबंध को जब हम प्राथमिकता देने लगते हैं, ये न्याय की शुरुआत हो गई। मुद्दा छोटा है, संबंध बड़ा है, ये न्याय की शुरुआत हो गई। इस विधि से सोचना पड़ता है ना। तो यही तो प्रयोजन है, इतने को ही तो देखना है। हाँ भाई, इसी के साथ एक प्रश्न है। व्यवहार में कभी कभी हमारे से गलती भी होती है, हाँ। और कभी कभी अच्छा भी वर्तन करते हैं, हाँ। और इससे हमें भी संतुष्टि मिलती है और हम देख पाते हैं कि सामने वाला भी इससे संतुष्ट है और उस बात पे एग्री कर रहा है। तो वो जो भी हो रहा है वो 4.5 में ही है कि कभी कभी उससे आगे भी हम निकल जाते हैं? नहीं भाई, 4.5 में ही है। 4.5 में ही है। जीने का जो क्रम है वो जब तक 10 तक नहीं पहुंचा वो उसमें ट्रांसलेट नहीं होता है। 4.5 है, जीने के क्रम में देखने जाएंगे तो या तो 4.5 है या 10 है। जो नॉर्मल डे टू डे लिविंग में हमारा जो अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन है वो 4.5 में है या 10 में है। अध्ययन में जब हम होते हैं, जब हम बैठ के ध्यान कर रहे, मनन कर रहे होते हैं ना, ये सब, इसमें हमारी बाकी क्रियाएं आती हैं। पर वो जब तक पूरा नहीं हुआ है तो फिर उस स्थिति से जब बाहर आते हैं, उस स्टेट से, तो फिर वापस 4.5 में आ जाती। तो डिफॉल्ट सेटिंग है तो 4.5 है या 10 है। टेम्पररी हम वहाँ पे छूते हैं, लेकिन फिर वापस वो टेम्पररी स्टेट है। थोड़ी वो ठीक है। लेकिन वो जीने वाले क्रम में नहीं आती है, वो अध्ययन वाले क्रम में आती है। जब मैं जैसे एक बोल रहे थे ना कि जब हम खाली समय में बैठे हैं, हम किसी चीज़ को, कोई चीज़ क्लिक करती है। क्लिक करने का मतलब क्या है? साक्षात्कार हो रहा है। अच्छा, ये तो ऐसे जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ ये था, ओ ऐसे होता है ना कई बार। तो ये जो चीज़ है ये साक्षात्कार है ना। पर वो जीने में रेफरेंस में नहीं आता अभी, है ना। वो जब उससे ध्यान हट गया, नॉर्मल जिंदगी में आ गया, अब वही चालू होता है जो पहले से चल रहा था। और कभी वो व्यवहार में आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, तो वो धीरे धीरे हम अभ्यास कहते हैं, फिर उसको, वो अभ्यास होता है। वो ध्यान पूर्वक, प्रयास पूर्वक हम अभ्यास, तो इसके लिए बोला भी है, व्यवहार अभ्यास करना है, विचार अभ्यास करना है, कर्म अभ्यास करना है। उस क्षण हम आगे निकल गए उस समय के दौरान, ऐसा नहीं अभ्यास है ना। अच्छा, उसको क्या है कि देखिए, अभ्यास क्यों करते हैं? अभ्यास इसलिए करते हैं कि जीवन और शरीर का जो संयोग है ना, ये अभ्यास पूर्वक हम इसको चलाते हैं। मानव जो है वो जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है। तो
जैसे हमारा चलना भी एक अभ्यास था, हमारा बोलना भी एक अभ्यास है, उसी प्रकार से हमारी जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, हमारा चाहना, हमारा विचार, हमारी इच्छा, ये भी एक अभ्यास है। ठीक है। अब जागृति के बाद ये सब अभ्यास बदलने होंगे। तो हम जागृति के पथ पे जब चलने लगते हैं, यानी हम जब अध्ययन काल में आ गए, तो पहले से ही हम अभ्यासों को बदलने के लिए शुरू कर देते हैं, ताकि हम जब जागृत हो जाएं तो जागृत होने के बाद भी हमारे को सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास बदलने पड़ते हैं, इसलिए उसमें समय लगता है प्रमाणित होने में। ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक क्या होता है, प्रवृत्ति ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, पर उस प्रवृत्ति को व्यक्त करने के लिए जो अभ्यास है माइंड के और बॉडी के, ये दोनों बदलने में समय लगता है ना। ये सब और बताइए। जैसे सूक्ष्म क्रिया का प्रभाव भी सूक्ष्म होता है, सब बताया आपने, और वो पानी वाला एग्जाम्पल लिया, तो हम चित्त को सूक्ष्म बोल रहे हैं ना, तो इसलिए जो इच्छा हुई और फिर तुलन विश्लेषण करने के बाद जब वो एंड तक आया, तब तक वो एकदम मतलब छलनी में वो हो जाता है वैसा? नहीं, जो इच्छा है, इच्छा को साकार करने के लिए फिर हमारा तुलन विश्लेषण चयन आस्वादन चलता है, इतना ही कह रहे हैं। सिंपल है एकदम। इच्छा प्रभावशाली है, अधिक सूक्ष्म है, तो इच्छा हुई है ना, इच्छा हुई कि मेरे को ये अध्ययन पूरा करना है, तो फिर आपका तुलन विश्लेषण जो भी है, जो भी बाधा आती है उसको रिजॉल्व करने में लग जाते हो आप, अध्ययन करने। तो इच्छा पूरी करने के अर्थ में आपकी सूक्ष्म क्रियाएं चलने लगेंगी। तो मान लीजिए किसी की इच्छा है कि भैया मेरे को खूब पैसा कमाना है, तो उसकी बाकी जो क्रियाएं, आशा, विचार, वो सब उसको साकार करने के लिए वो हो जाती है समर्पित, ये कह रहे हैं। तो इच्छा को बाकी चीजें समर्पित हो जाती हैं। इच्छा अधिक सूक्ष्म होते हुए इसलिए अधिक प्रभावशाली है, प्रभावशाली होने से जो उससे कम प्रभावशाली हो उसको समर्पित हो जाती हैं। पर हमारी इच्छा का जो रूट होता है वो अभी भी शरीर में होता है, शरीर से प्रभावित इच्छाएं। तो इसलिए उसमें जो वृत्ति का जो चित्त अनुरूप होने का जो सुख है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो चित्त है उसके अंदर जो आधार बिंदु, अवधारणा वाला बिंदु है, वो तो शरीर ही है अभी भी। तो शरीर से सुख पाने की इच्छा के रूप में क्रियाशील है चित्त। तो दो बात हो गई। पहली वाली थी कि सूक्ष्म होना से ज्यादा प्रभावशाली, तो उसका प्रभाव स्वीकार होता है। उसका उदाहरण क्या दिया कि जो इच्छा होती है उसके अर्थ में हमारा विचार और आशा चलता है। ये उसका वो हो गया, प्रमाण हो गया कि इच्छा ज़्यादा प्रभावशाली है सूक्ष्म होते हुए भी, है ना। दूसरी बात क्या है कि इसमें एक जो भाग जाता है ना कि भाई हमने पढ़ाई है कि चित्त के अनुरूप वृत्ति और वृत्ति के अनुरूप मन हो जाने से, है ना, इस संगीत आएगा। पर चित्त जो है अभी वो शरीर से मूलक विधि से चल रहा है, इस कारण से वो सुख नहीं मिल रहा है हमें जो संगीत का मिलना चाहिए। वो केवल आत्मानुगामी होने पे ही होगा। तो 4.5 में वो केंद्र में शरीर ही है और उसके आसपास चल रही हैं सब क्रियाएं। ऐसे व्यवहार भी तो होता है, सिर्फ शरीर है ऐसा तो? केवल शरीर वाला व्यवहार है और कुछ नहीं है। उसको सूक्ष्मता से देखना पड़ता है, वो एक निरीक्षण का बिंदु है। नहीं भैया, अल्टीमेट ऐसे वो तृप्ति बिंदु, भले हम उतनी बड़ी बात ना करें, पर जब तक वो संबंधों में मूल्यों का निर्वाह होता है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये सही हो रहा है, तो फिर वो भी तो मतलब ऐसा ही लगता है ना। हाँ, तो जैसे अभी हमारे को एक उदाहरण लेते हैं, उससे स्पष्ट होगा। तो जैसे हम सोचते हैं उपकार क्या करा जाए, है ना। तो समाज में जो समस्याएं हैं, क्या समस्या बोला तो लोग के पास खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, घर नहीं है ना, ये सब समस्याएं दिखती हैं, है ना। क्या है मानव परंपरा में समस्याएं, बताइए आप लोग, आप ही बताओ दीदी। भैया मैं सिर्फ संबंध में देख रही हूँ अभी दो लोग। क्या मैं उदाहरण देना चाह रहा था, इसलिए मैं ही बता देता हूँ। तो सामान्य तौर पे हम सोचते हैं कि ये जो समस्याएं हैं ये भोजन की, वस्त्र की और इसकी नहीं है ना, है ना, या शिक्षा नहीं है। तो शिक्षा नहीं है, शिक्षा से क्या होगा, तो व्यवसाय मिलता है। व्यवसाय क्या होता है, तो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तो अपने शरीर की आवश्यकता को पूरी कर लेते हैं।
तो आप देखिए सारा सोच विचार कहाँ है। ये नहीं है कि अपनी जागृति के लिए कोई समस्या है, अपने को प्रमाणित करने में कोई समस्या, यह भी विचार भी नहीं आता हमें। ये सारी संवेदनशीलता कहलाती है। जो दूसरे की पीड़ा है, हाय भूखा मर रहा है, इसको खाना दे देते हैं। तो जितना परोपकार सोचा गया, जितना शुभ सोचा गया अभी तक, वो सारा इसी की सीमा में है ना। भूखे को खाना दो, नंगे को कपड़ा दो और बेघर को सहारा दे दो, यही परम परोपकार के रूप में पहचाना गया है ना। तो हमारा डिफॉल्ट सेटिंग ही शरीर के आसपास है, वो इतनी सूक्ष्मता से हर जगह पे घुसा हुआ है, मालूम ही नहीं है अभी तक हमें। ये संवेदनशीलता ही है। अभी सामने वाले की पीड़ा भी हमें संवेदनशीलता के रूप में ही है, वो शरीर के अंदर ही कहीं ना कहीं रूटेड होती है। हमें लगता है ये मूल्य, भाषा मूल्य की है शरीर मूलक, संवेदनशीलता है। फिर मैं जैसे इसको ऐसे देख रही हूँ कि एटलीस्ट बीइंग इन एजुकेशन फील्ड, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हर एक जीवन बेस्ट एक्सप्रेस होना चाहता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वैसे ही मुझे अपने आप को बताना है कि भाई दिस इज़ द वे आई थिंक, राइट। ठीक है। एटलीस्ट स्पेसिफिकली विद स्टूडेंट्स दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। अभी इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम कहीं शरीर के साथ है, ऐसा नहीं लगता मुझे। इट्स बेसिकली विद द मेंटालिटी, ठीक। द वे यू थिंक। हाँ, तो व्हाट डज वन थिंक? जैसे मतलब मैं इसको कनेक्ट ऐसे करना चाह रही हूँ कि जैसे चित्त में मेरी इच्छा है, प्रबल इच्छा ये है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। फिर इसके बेसिस पे कुछ तुलन विश्लेषण होगा। नहीं, ठीक है। तो एक्सप्रेस करना, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसको देखना पड़ेगा। हाँ, उसमें फिर वहाँ फीलिंग्स वाली फसावट आती है ज़्यादा। फीलिंग्स के रूट में क्या क्रिया है, किस बात को लेके फीलिंग है, इसको शोध करके देखिए आप थोड़ा। जैसे कोई एक्सप्रेस करना चाहता है, क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, अपनी मर्जी से क्या करना चाहता है, वो क्रिया क्या है, वो जीवन मूलक है कि वो शरीर मूलक है, उसको देखना चाहिए। फीलिंग की बात करते हैं, फीलिंग का रूट क्या है उसमें, ये देखने की बात है। तो उस सब में जाते हैं तो बीज रूप में वो शरीर ही आता है, शरीर से सुखी होने वाली क्रिया ही निकलती है। क्योंकि भैया जीवन समझ में नहीं आया। हाँ, वही तो बात है। यही तो कारण है उसका। जो भी मतलब गलतियां हो रही ना भैया, उसमें ऐसा ही लगता है कि कोई ऐसा करना नहीं चाहता। हाँ, पर हाँ। जो समझने वाली बात है ना, वो समझ में नहीं आ रही, वही। वो पकड़ में नहीं आ रहा एक्चुअली कि समझना इसको है। हाँ, अच्छा, उसकी शिक्षा ही नहीं है, उसकी शिक्षा भी नहीं है, वातावरण नहीं है, ठीक है, तो कोई प्रेरणा नहीं है, सब बातें इसी के लिए शरीर मूलक ही हैं, तो उसको अपना लेता है। बचपन से अपना ही होती हैं तो कुछ अटपटा भी नहीं लगता है। खुद भी कर रहा हूँ, सामने वाला भी कर रहा है, आस पड़ोस वाला भी, सभी इसी में लगे, तो उल्टा ये वाली बात अटपटी लगती है। एग्जैक्टली इसीलिए आपने बताया ना भैया कि ये जो सूक्ष्म है वो आर पार हो जाता है। हाँ। इसीलिए वो इच्छा है, वो एंड तक आते आते तो वो गायब हो जाता है ऑलमोस्ट। और फिर उसके ऊपर वापस इतना ध्यान भी नहीं नहीं, वो जाता। गायब नहीं होता वो। भैया इच्छा है, जैसे चित्त में आज कोई बहुत बड़ी इच्छा है मेरी, अगर वो शरीर मूलक है और हो सकता है पूरा, तो वहां तक पहुंचेगा, अदरवाइज तो वो बीच में कहीं छूट जाता है भैया। नहीं, इच्छा छूटने वाली चीज नहीं है। इच्छा जो होती है, इच्छा वो होती है जो कार्यक्रम के रूप में प्रमाणित होती है, उसको इच्छा कहते हैं। जिसको आप बोल रहे हो उसको चाहना कहते हैं। चाहा है, होगी अच्छा या नहीं होगी तो भी चलेगा। भैया इच्छा को अगर हम ऐसे भी ले कि भाई संबंधों में मूल्य निर्वाह हम चाहिए। कैसे लें की बात नहीं है, जैसे डिफाइंड है, अस्तित्व में है वैसा लेंगे, ठीक है। तो इच्छा वो है जो कार्यक्रम, देखिए आवश्यकता से इच्छा, तो आवश्यकता तो वो होती है ना जिसके बिना काम नहीं चलता। गाड़ी लेने की इच्छा होगी, मतलब इसके बिना काम नहीं चल रहा है, जाके लेके ही आएंगे, लोन लेंगे, कुछ भी करेंगे, चोरी करेंगे, जो भी लेकर आएंगे, वो कार्यक्रम में होती है परिवर्तित, उसका नाम इच्छा है, वो बहुत तीव्र है। वो ऐसी नहीं है कि वो मतलब विचार तक आते थे लुप्त हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। वो विचार को भी अपने हिसाब से चलाती है, फिर आशा को भी अपने हिसाब से चलाती है ना।
इसीलिए क्योंकि वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो नेक्स्ट शरीर यात्रा में भी चालू वहीं से करना पड़ता है वापस। सही बात। 4:30 से ही शुरू होता है, डिफॉल्ट सेटिंग है वो। अभी जितने लोग ये दान धर्म करते हैं या मतलब कि खाना देते हैं ऐसा, तो वो सब भी संवेदनशीलता के उसमें ही आता है। वो तो हाँ। ठीक है, वो क्लियर है। और ये अच्छी उससे बात वो- है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, पहले पर उससे वो पाना क्या चाहते हैं, वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये करने में इसी देखिए संवेदनशीलता का न्यूनतम स्तर है कि कोई चीज़ मेरी इस चमड़ी को छुई और मेरे को संकेत पता चला और उसमें एक स्वीकृति बनती है, अच्छा है खराब है। तो एक तो संकेत शरीर से जीवन तक आया, फिर उसके अंदर एक मूल्यांकन होता है, ये अच्छा है खराब है। मेरे को अनुकूल रहा तो अच्छा लगता है, प्रतिकूल रहा तो खराब। तो जीवन में एक भाव बनता है इसके साथ, कोई भी संकेत आता है। ये न्यूनतम स्तर है संवेदना का। फिर इसके बाद कि भाई कोई चीज़ मेरे को अनुकूल होती है, कोई प्रतिकूल होती है, इसके लिए मैं कुछ करता हूँ, है ना। अनुकूलता को मैं और चाहता हूँ और प्रतिकूलता को मैं छोड़ना चाहता हूँ, है ना। तो ऐसा मेरा जीने का कार्यक्रम बनता है। तो इसके बारे में भी मेरी एक संवेदनशीलता बन गई कि भैया इसमें अनुकूलता बढ़ेगी, इसमें घटेगी, तो मैं उसकी सूक्ष्मता को पहचानता हूँ, उसके हिसाब से करता हूँ। ये भी एक संवेदनशीलता की बात है। फिर उसी विधि से दूसरा भी करता है, ये उससे आगे की संवेदनशीलता है कि आप में भी यही घटना घट रही है, आप भी अनुकूलता और प्रतिकूलता को देखते हो, है ना। ये मेरे को पहचान में आने लग गया, ये भी एक संवेदनशीलता है। फिर इसके आगे क्या कि आपकी अनुकूलता का अगर मैं ध्यान रखता हूं तो उससे आपको भी अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है ना। ये सारा का सारा अनुकूलताओं का जो खेल है संवेदनशीलता की सीमा में, ये चरम सीमा है उसकी। जब हम दूसरे की पीड़ा या उसका जो अनुकूलता है उसको हम उसके लिए कार्यक्रम बनाना शुरू कर देते हैं। रेंज है, ये सारा रेंज है। हाँ, तो हमें दिखता है कोई भूखा है तो खाना खिला दिया, ये तो अच्छी बात है, सम है, ये विषम नहीं है, सम है, अच्छी बात है ना, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पर मानव की तृप्ति इसमें नहीं होती, परंपरा इसमें नहीं बनती जागृत। इसके इससे तो ज्ञान जीवन, उसके जीवन की आवश्यकता जब तक पूरी नहीं होगी तो जीवन के अर्थ में कैसे काम करें, यह मुद्दा है। तो पहले तो अपने जीवन के अर्थ में काम करना पड़ेगा, तभी सामने वाले को, जितना अपने को देखते हैं उतना संसार को देख पाते हैं। अपने में जितना दिखता है उतना ही संसार में दिखे, उससे अधिक क्या दिखेगा। तो अभी अपने आप में 4.5 में खड़े, तो सबको 4.5 में, अब तो अधिकतर दुनिया को तो मालूम नहीं 4.5 कोई चीज होती है ना। तो अनुकूलता प्रतिकूलता, तो जितनी अनुकूलता अपनी देखते हैं वैसी अनुकूलता प्रदान करने जाते हैं। तो बढ़िया खाना, बढ़िया कपड़ा और बढ़िया गाड़ी घोड़ा घर सब होता है। यही सारा दया परोपकार ये सब होता है इसी में। आस्था विधि में भी ब्रह्मभोज कराना है, ब्राह्मणों को खाना खिला के पुण्य अर्जित करना है और स्वर्ग प्राप्त करना है, ऐसी मान्यताएं ऐसे चलते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो संवेदनशीलता की बड़ी रेंज है ना। तो अभी क्या होता है कि हम लोग ऐसा मानते हैं जो आगे वाली रेंज है वो जागृति की, ये अच्छा, ये मानवीयता है। मानवीयता जो है वो ज्ञान मूलक है ना। जो दया है असल में, दया और कृपा, वो कहाँ पे है, जब जीवन को एड्रेस करने लगे हम, है ना। जिसमें क्या है कि जिसमें पात्रता है और वस्तु नहीं है, तो वस्तु क्या है कि जागृति की वस्तु, वो प्रदान करना, वो दया है। अभी दया किसको मानते हैं, भूखे को खाना देना। वो भी कुछ परिस्थितियों में जरूरी है करना, जैसे अभी बाढ़ आ गई केरल में, तो देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, इसमें कोई नहीं। पर इससे सामने वाले की तृप्ति नहीं होने वाली, मानव परंपरा की तृप्ति नहीं होने वाली, इससे अधिक कार्यक्रम चाहिए। ये तो जब जरूरत पड़े करना ही है, इतना तो मिनिमम बनाए ही रखना है कि सबको भोजन मिल, कि शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाए, है ना। पर इससे तृप्ति नहीं होगी, तृप्ति के लिए तो इससे आगे जाना है। तो हम ये नहीं कह रहे कि जो अभी चल रहा है वो गलत है, ये अधूरा है, इसको पूरा करना है। अगर अधूरा बोलते हैं तो उसमें कोई भाग सही है, उसके प्रति कृतज्ञता होगी। अगर गलत बोलेंगे तो उसके प्रति कृतज्ञता नहीं होगी, तो परंपरा को हम नकारेंगे, फिर नकार के कुछ निकलता नहीं।
ठीक है ना। और बताइए, इस बार आप चुप हो एकदम। क्या बात? पकड़ में कि हर चीज एक रेंज है, हाँ। उसका एक मिनिमम और मैक्सिमम लेवल है, Right. उसके बीच में हम ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर उससे Right. आगे वाले स्टेज में हमारा ट्रांजिशन नहीं होता अभी। हाँ, वही उसी को संक्रमण कहा है। हाँ, और एक बार ट्रांजिशन हो गया तो वो रिवर्स नहीं रिवर्स आएगा नहीं है। बहुत बढ़िया। और हमारा अभी का स्टेज है वो अप डाउन इसीलिए क्योंकि हम उसी रेंज में अप डाउन ठीक होते बात, हैं, ठीक बात। उसमें स्थिरता का आधार बनता नहीं। क्योंकि बेस पता नहीं है। हाँ, हाँ। अनुकूलता होती है तो थोड़ा अप चले जाते हैं, प्रतिकूलता होती है थोड़ा डाउन चले जाते हैं। यही तो है। का सारा जो ये मोटिवेशन वर्ल्ड चलता है ना, वो उसी में चलता है। बस बस, बहुत बढ़िया, ठीक पकड़ लिया। हाँ। वही 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 है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज। हाँ, हाँ भैया। भैया एक साधन शब्द आया इसमें, उसमें लिखा है कि साधन के रूप में शोध अनुसंधान के लिए कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता और परंपरा रूप में प्रमाण, यही साधन है। तो ये मतलब अभी हम जिस अध्ययन विधि से बढ़ रहे हैं उस रास्ते में भी ये साधन है, या फिर अनुभव हो जाने के बाद अनुभव मूलक जब हम सोचते हैं विचारते हैं तब ही ये साधन है? नहीं, देखिए, कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता तो सबको प्राप्त है, हर मानव को प्राप्त है ना। तो और कल्पनाशीलता के प्रयोग से ही हम अध्ययन करते हैं, और उसको करने के लिए कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग करते ही हैं। भाई आप इधर आए हैं कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग करके तो इस शिविर में हैं, ठीक है। और ये जो सुन रहे हैं इसमें कल्पनाशीलता का प्रयोग चल ही रहा है, तो ये आपके लिए साधन है कि नहीं है आज? है। ठीक है। और इस बात को जो हम कर रहे हैं वो किसी व्यक्ति ने प्रमाण के साथ इसको प्रस्तुत किया है, उस पर हम विश्वास करके ही तो आगे बढ़ रहे हैं। तो आज भी हमारे लिए वो प्रमाण है, प्रमाण मान के ही आगे बढ़ रहे हैं उसको। कल्पना, ये हमारे लिए साधन ही है तीनों। प्रमाण, परंपरा में जितना प्रमाण हो गया, अभी एक व्यक्ति का हुआ तो एक को मान के चल रहे हैं, अनेक का हो जाएगा तो अनेक, तो और सुलभता हो जाएगी प्रमाण की, ऐसे। और ये समझ में आ गया। फिर कई बार है वो कई कई चीज़ों के बारे में हम प्रश्न पूछते हैं तो इसके ऊपर शोध किया जाए ऐसा निर्देश मिलता है। तो शोध किया जाए मतलब एक तो उसके लिए अपनी कल्पनाशीलता लगाई जाए, मनन किया जाए, वो एक मैं समझता हूँ। और दूसरा है उस अनुसार जी के देखा जाए क्या फीडबैक मिलता है। ये शोध के दो प्रकार हो सकते हैं, या इसमें कुछ घटाना बढ़ाना हो तो? इसके पहले का एक स्टेप और है। जब बोला इस पे शोध किया जाए, अच्छा, या जब मैं बोलता हूँ शोध किया जाए, तो उसमें मेरा एक आशय रहता है इसकी सूचना पहले पूरी की जाए। सूचना अभी पूरी नहीं है, शोध फॉर्मेशन पहले, इन्फॉर्मेशन, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या क्या है वो डेफिनेशन आती है कि स्मरण पूर्वक आत्मा हाँ। की, तो स्मरण में पहले लेना पड़ेगा। हाँ, साक्षात्कार स्मरण में नहीं होगा तो कैसे होगा? मतलब चीजें जुड़नी है ना, तो इधर से जुड़ना है, पता चला अरे ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब ये थोड़ा ना किताब खोल के बैठ के फिर उसे डालो वो तो इंस्टेंटेनियस होता है। अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो जुड़ेगा, नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन पूरी करना पहला काम है। तो शोध करना है तो पहले सूचना पूरी हो गई क्या? सूचना पूरी हो गई तो उसका निष्कर्ष क्या निकला, ये दूसरा शोध। निष्कर्ष निकला है तो उस निष्कर्ष को प्रयोग करके देखा गया जीने में, तीसरा शोध। वो एक्चुअली हम अध्ययन ये जो पठन करते हैं उसमें भी कई बार हम देखते ही है। जैसे कगथरा सर है, वो कुछ भी ये पढ़ते हैं तो साइकिल याद रख लेते हैं पूरी, वो कई सारी डेफिनेशन है वो हम आमने सामने बोलते हैं। तो कभी भी अगर मनन में या फिर व्यवहार में अगर कोई कठिनाई या व्यवधान होता है तो वो फिर हम याद करते हैं कि देखो उसमें इस तरीके से प्रस्ताव था, अब उस तरीके से जिया जाए या नहीं, देखो। तो स्मरण तो वो डेफिनेटली वो यूज में आता ही है। बिल्कुल। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि जो कन्वेंशनल एजुकेशन जो हमने लिया उसमें कई सारी बुक्स है, कई सारी थियरी है, वो हमने
वो मगअप किया, याद रखी, वैसे ही ये सभी चीज़ें हैं उसको भी उस तरीके से थोड़ा याद स्मरण में तो लाना पहले ज़रूरी होगा, उसके बिल्कुल, बाद वो बिल्कुल। मनन अच्छी तरीके से हो पाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है ना। पर इधर उसके आगे जो उसके ऊपर मनन करना है वो भी होना है निष्कर्ष निकलने के लिए, है ना। निष्कर्ष निकलेगा तो कुछ जीने में आएगा, प्रयोग के लिए, अभ्यास के लिए, है ना। वहाँ पे तो जाना है, तो सही बात है। तो स्मरण में आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारे को उससे कंप्लीट पिक्चर निकल के आता है। फिर हम जब रिप्रोड्यूस करते हैं उसको तो हमारे को सारी चीज़ें कनेक्टेड मिलती हैं। फिर इन्फॉर्मेशन अधूरी होती है, नहीं मिलती है, फिर वो पैच वर्क में लगता है कि एक टुकड़ा इधर पड़ा, एक इधर इधर, ये जुड़ता क्यों नहीं है। मतलब कुछ पुरानी चीज़ें होती है उससे हम कुछ उठा लेते हैं। हाँ, फिर वो हाँ, हाँ। देखिए, स्मरण में आने के लिए जो वस्तु है ना, वो आपको 14 किताबें नहीं स्मरण में ले जानी, ऐसा भी नहीं है। इसका जो सार भाग है, इसका एक इन्फॉर्मेशन का एक सेट है, जो जीवन विद्या अध्ययन बिंदु है ना, उसमें वो मोटी मोटी बात आ गई है। उसके जितने पॉइंट्स हैं वो आपके स्मरण में हैं कि नहीं, स्पष्टता के साथ, यानी स्पष्टता मतलब उसके तर्कों के साथ, वो आपके अगर आ गए हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी हो गई। तो उसकी वो लेके आप देख सकते हो कि ये वाला पॉइंट क्लियर है तो टिक लगा दीजिए, नहीं है तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, ये छोड़ दीजिए, उस पर काम करें। और बताइए। हाँ, तो थोड़ा सा समय है, ठीक है, उस पर कर लेते। तो हम लोगों ने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार किया कि वो जो भी थोड़ा बहुत उनमें, मतलब हमने तो जितना किया उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स मिले हमें, है ना। हमारा प्रयास छोटा था, उपलब्धि ज़्यादा थी, ऐसा ही लगता है। तो एक तो जैसे कल भी मैं एक घटना बता रहा था कि देखिए, उसमें मूल सूत्र वही है कि समझदारी योजनाबद्ध विधि से जीने का नाम। तो हमें मालूम है कि कोई चीज़ आगे आनी है तो उसकी तैयारी की जाए। तो हम तो बड़े हैं, बच्चों को तो मालूम नहीं होता, तो उनको पहले से बताया जाए। सामान्य चीज़ है, यात्रा में जा रहे हैं, ट्रेन में जाना है, तो ट्रेन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कुछ बता दी जाए उन्हें पहले से, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। छोटे बच्चों को बताया जा सकता है आराम से, एक बार इन्फॉर्मेशन हो गई, है ना। तो जैसे कुछ चीज़ें बताते हैं अभी भी सामान्य, भाई कोई जिसको अनजाने व्यक्ति से खाने की चीज़ नहीं लेना, अकेले नहीं जाना, ये सब कुछ बता, पर और भी चीज़ें बताई जा सकती हैं ना। तो ऐसे ही परिवार में जो घटनाएं घटने वाली हैं उनके बारे में बता सकते हैं। जैसे भाई हमारी छोटी बिटिया के होने से पहले हमने बड़ी बिटिया को बताया, 2 साल की थी उस वक्त, उसे बताया कि तुम्हारा छोटा भाई या बहन कोई आने वाला है और तुम उसके बड़े भाई बहन होगी, तो तुम्हारे को उसको सिखाने की जिम्मेदारी होगी, तो तुम्हारे को उसका ध्यान रखना होगा। तो उसका जो एटीट्यूड था वो तब से पहले से ही सजना शुरू हो गया। तो जब बिटिया आई छोटी वाली तो उसके लिए बहुत केयरिंग हो गई वो, है ना। तो उसका ध्यान रखती थी, 2 साल की उसके कपड़े फोल्ड करती थी उसे होता भी नहीं था। एक बार तो कोशिश की कि मैं इसको लंगोट बांध देती हूँ, तो उसने बड़ी मुश्किल से एक टांग में बांधा और दूसरी में बांधने गए, उसने लात मार के निकाल दिया, तो उसका मुंह छोटा सा हो गया कि, तो मतलब पर वो निष्ठा तो आ गई ना उस तरफ, रुझान हो गया, तो एक संबंध बन गया वो। तो इस तरीके की चीज़ें तो हम कर ही सकते हैं उनके साथ। तो उनको तो पहले से इन्फॉर्म करके चलना। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। इन्फॉर्मेशन अपने आप में कंप्लीट चीज़ नहीं होती है, लेकिन एक अनिवार्य चीज़ होती है। तो बच्चों के साथ अलग अलग स्टेजेस पे क्या होने वाला है पहले से हम बता के चलें। अगर ये अप्रोच हम अपने परिवार में स्थापित कर लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है, फिर उनका भी अभ्यास हो जाता है ज़िंदगी में। कोई भी चीज़ है, इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है पहले, नई चीज़ करने जाने से पहले, है ना। तो वो थी। दूसरा उसमें ये आ जाता है कि कोई भी काम करने से पहले उसकी तैयारी होती है, ये भी भाव उनमें आता है। अभी क्या होता है, सामान्य तौर पे तैयारी हम करते हैं उनके लिए, तो वो छोटी आयु में तो ठीक है जब वो सक्षम नहीं है, पर बड़ी आयु में भी हम ही कर रहे होते हैं, तो वो जिम्मेदारी कभी नहीं लेते फिर,
ठीक है ना। तो पर हमारी अपेक्षा ये रहती है एक आयु आने के बाद वो जिम्मेदार हो जाएगा, ऐसा होता नहीं। वो अगर हम क्रम से उसको छोटी आयु में, मतलब जब जितना वो कर सकता है, जिम्मेदारी ले सकता है, उतना उसको दिया जाए, है ना। जैसे एक कपड़ों का ही था, जैसे कपड़े सूखते थे तो उसमें से कुछ कपड़े उठा के उनको भी अंदर ले साथ जाने, मम्मी के साथ या पापा के साथ, और कुछ कपड़े उठा के अंदर लाने, तो 2 कपड़ा वो भी लाते हैं। तो सब चीज़ बच्चा स्वाभाविक रूप में जो आप करे वो करना ही चाहता है, तो उसमें उसको जो करने लायक है उसको करने दिया जाए, उससे रोका ना जाए, है ना। नहीं बेटा तुम तो केवल पढ़ाई करो, बाकी हम कर देंगे, ये नहीं, है ना। तो ये सब काम करने चाहिए उनके साथ। तो जो उसको अवसर है करने का, घर में भागीदारी करने के, बिल्कुल दिए जाए उसकी आयु अनुसार, है ना। तो और उसको उसकी उपलब्धि के बारे में भी बताया जाए, और अगर कोई ठीक से नहीं हुआ तो उसको ठीक से कराया भी जाए, उसको सहयोग किया जाए उसमें, ठीक है। दूसरा, परिवार के बारे में उसको बताया जाए, सबके बारे में बताया जाए, मिलाया जाए लोगों से, तो वो अपनत्व का भाव बनता। नहीं तो क्या हो जाता है कि आजकल के आधुनिक संसार में तो मिलना जुलना कम हो पाता है, क्योंकि हम अलग अलग जगह हो जाते हैं, है ना। तो परिवार का, कुटुंब का पता ही नहीं चलता है। तो बातचीत अगर होती रहे, कैसे बातचीत छोटे बच्चों के साथ, तो अपने बचपन की बातें बताइए उन्हें कि भाई आपकी बुआ जी के साथ हम ऐसे करते थे, आपके मामा के साथ ऐसा होता था, ये सब। तो वो भी रिलेट कर पाते, उन्हें लगता है कि हम भी उस कहानी के पार्ट, उससे संबंध बन जाते। तो ये सब, तो परिवार में जुड़ने के लिए सब जो परिवार का इतिहास है वो बताया जा सकता है ना, घटनाओं के रूप में बच्चों की आयु अनुसार। ये सब करना चाहिए। हमने किया मतलब तो अच्छा रहा उसका रिजल्ट, है ना। और फिर एक, हाँ, तो हमारी जो उनको बताने की जो विधि है, उसमें एक चीज़ का ध्यान दिया कि छोटी आयु में बहुत ज़्यादा तर्क का प्रयोग नहीं किया, फिर एक आयु के बाद अच्छे से तर्क को देना शुरू किया, है ना। तो वो भी एक अच्छा रहा। तो उसका काफ़ी, मतलब एक बार अगर तर्क को स्वीकार लेता है बच्चा, तो फिर वो आपसे बातचीत करके चीज़ों को रिजॉल्व करता है ना। तो हमने एक और चीज़ की बाद में कि कई बार क्या होता है, बच्चे जिद भी करते हैं या बड़े भी जिद कर लेते हैं। तो हम जब अब एक दूसरे को तर्क से संतुष्ट नहीं कर पा रहे और फिर भी हम कह रहे हैं कि हमें ये करना है, तो फिर हमारे परिवार सभा में ये हो जाता है कि फिर ठीक है, आपको अभी अपने मन की करके देखना है तो करके देख लो, हम इंतज़ार करेंगे, तुम नहीं समझा पा रहे तो करके देख लिया जाए। कई बार होता है हमारे को अलाउ करना पड़ता है, सामने वाले को गलती करके देखना है तो देखने दिया जाए, क्या परेशानी। हमारी छोटी बिटिया थी, वो 4-5 साल की रही होगी, तो उसका गला खराब था, उसका पता नहीं, मैं कहानी बताई है नहीं आप लोगों को। तो मतलब वो आइसक्रीम वाला आ गया वहाँ पे, सब बच्चे उसके दोस्त वगैरह आइसक्रीम ले, वो भी आई, पापा मेरे को आइसक्रीम खानी है। मैंने बोला कि बेटा देखो तुम्हारा गला ख़राब है, आइसक्रीम खाने से तो और ख़राब हो जाएगा ना, नहीं मेरे को खानी है। तो थोड़ा समझाने की कोशिश की, नहीं मानी। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम करो, पहले ये देखो अभी कितना दर्द हो रहा है गले में, है ना। तो देख लिया, हाँ देख लिया, ये लो पैसे, जाओ ले खा लो। खा लिया आइसक्रीम। थोड़ी देर में 1-2 घंटे बाद आई, पापा बहुत दर्द हो रहा है। तो कितना दर्द हो रहा है देखो, बहुत हो रहा है, ठीक है, पहले ज़्यादा था कि अभी ज़्यादा? नहीं अभी ज़्यादा है, ठीक है चलो अब इलाज करते हैं इसका, गरारे करो, ये करो वो। इतना नोटिस कराने से 2 चीज़ों को उसको ये पकड़ में आ गया कि भैया ये तो गलती थी, है ना। अच्छा, बच्चे हमारे को बहुत समय, मतलब हमें पता भी नहीं होता वो हमें देख भी रहे और सुन भी रहे, हमें लगता है नहीं देख रहे नहीं सुन रहे। आप ये मान के चलिए कि घर में है तो सब देख रहे हैं और सब सुन रहे हैं, सब चीज जा रही है उसके अंदर। तो हमारा आचरण उसके अनुरूप होना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं है कि बच्चा, अच्छा बच्चा खड़ा है तो अब ठीक ऐसे बात करेंगे और वैसे अलग से कुछ, तो फिर वो हमारे जो डुअल बिहेवियर को पहचान लेते हैं। फिर अच्छा ये हमारे सामने ऐसे करते हैं, पीछे से ऐसे करते हैं, बड़ी जल्दी पकड़ ले। दूसरा ये भी कि बच्चे अगर देखते हैं माँ बाप की कॉन्फ्लिक्ट है तो साइड्स भी लेते हैं और फिर मैनिपुलेट भी करते हैं। मम्मी से जो काम निकलवाना है उसके लिए मम्मी की पसंद की बात करेंगे और पापा से जो निकलवाना है पापा की पसंद की बात करें। तो हम उसको इनकरेज ना करें। इस अगर पहचानते हैं तो फिर हमारे को समझ में आना चाहिए कि भाई देखो हमारा डिफरेंस हो सकता है इस मुद्दे पे, पर ये मैनिपुलेशन हमें भी समझ में आता है, ये ठीक नहीं है, ये सब। तो उनके साथ हमें एंगेज करना पड़ता है, मूल मुद्दा इतना ही है।
ध्यान लगाना पड़ता है, मन लगाना पड़ता है और उसके लिए समय देना पड़ता है, उससे कम में होता नहीं। एक व्यक्ति परिवार नहीं संभाल सकता है, दो भी नहीं संभाल सकते। बच्चों को पालन पोषण के लिए कम से कम 3 पीढ़ियां लगती हैं, तो 3 नहीं है तो मतलब ओवरलोडेड हैं आप। और आप में से एक भी जना जा रहा है बाहर और एक आदमी संभाल रहा है तो वो तो टोटली ओवरलोडेड है। इसको समझ लिया जाए। है ना। बच्चों को आयु के अनुसार वस्तु देनी चाहिए, आयु से अधिक वस्तु बताना ठीक नहीं है ना, क्योंकि वो उनको ये हो जाता है नहीं तो कि ये तो मैं जानता हूं, पर उनके पकड़ने की आयु नहीं है तो वो जानते समझते नहीं उस बात को, पर उनको लगने लगता है। तो किस आयु में क्या बात जानी, इसलिए वो आयु अवस्था का ज्ञान होना जरूरी है, इससे कम में नहीं बनेगी वो बात, है ना। ट्रांसपेरेंसी के नाम पे सब कुछ उनके सामने होना जरूरी नहीं है। कुछ चीज़ें वो समझते हैं, उनको बताया जाए, कुछ चीज़ें नहीं समझते हैं, तो पर धीरे 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 इंक्रीज करना है उसको, क्रम से चलता है, क्रमिक है ना, पालन पोषण भी क्रमिक है। फिर उनकी जो भाषा होती है और जो उनका तौर तरीका होता है वो आपके अनुकरण में रूटेड होता है। जितनी अच्छी भाषा आपकी है, जितनी खराब भाषा आपकी, बिल्कुल उनकी वैसी ही होगी। उससे दूसरा आपका जो तौर तरीका है, जो आपका व्यवहार करने का तरीका है, मैंने जैसे कुछ परिवारों में बुजुर्गों का सम्मान होता है तो बच्चे बुजुर्गों का सम्मान करना सीखते हैं। कुछ परिवारों में नहीं होता है उनका तो वो नहीं करते हैं सम्मान। कुछ परिवारों में अगर जो काम करने आते हैं सहयोगी लोग, उनका सम्मान होता है तो वो बच्चे भी सम्मान करते हैं, नहीं होता है तो नहीं करेंगे, है ना। अच्छा, सम्मान ऐसी चीज़ है कि वो उसका आधार क्या है, अगर हम कुछ लोगों के साथ कर रहे हैं, कुछ के साथ नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो रूप बल धन पद में जाएंगे ही, क्योंकि और क्या क्राइटेरिया होगा अलग अलग का अप्रोच लेने का। सबका सम्मान हो रहा है तो फिर मानव का सम्मान होना, इसमें भी स्थिर हो सकते हैं। तो भेदभाव को बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं, है ना, और वो तो श्रेष्ठ ही होना चाहते हैं, तो जिसको नेष्ठ माना है उससे दूर रहते हैं। फिर तो हम जो कर रहे हैं उसी का अनुकरण करेंगे वो, उसमें ऐसा नहीं होगा कि हम तो अपने हिसाब से कुछ बोल रहे हैं और बच्चा उसको ना देखे, है ना, बच्चा कुछ और आचरण, ऐसा नहीं। तो प्रामाणिकता के साथ ही होता है, वो हमारे आचरण को देख के ही नकल करते हैं सारा, है ना। फिर उसके बाद कुछ तर्क भी लगाने पड़ते हैं। आपकी कमियों को सबसे पहले पकड़ने वाले बच्चे ही होते हैं, है ना। तो उसमें डिफेंसिव होने से कुछ चलता नहीं है। जैसे अगर है गलती हुई है तो मान लेना ही ठीक है ना, पर हर बार ये भी बोल देना कि हाँ मेरी गलती है, पर आप उस पर एक्शन ना लो तो वो भी सीख जाएंगे। क्या सॉरी बोल दो या अपनी गलती मान लो, कुछ करना तो होता नहीं है, बस इतना ही है ना। तो इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, देखो तुमने पॉइंट किया था, मैंने इस पे ये काम किया और ऐसा हुआ, ठीक है। दूसरा, संबंध में जो निष्ठा है आपके और जैसे माता पिता के बीच में जो संबंध है, वो निष्ठा उनको दिखती है तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव जाता है ना, कि अप्स एंड डाउन्स में भी एक दूसरे के प्रति जो कमिटमेंट है अगर दिखता है, उसका बहुत बढ़िया प्रभाव जाता है। और उसका अभाव भी दिखता है तो उसका भी प्रभाव जाता है ना। तो बच्चों के साथ बातचीत करने में कई बार, अच्छा उनके क्या है, टीनेजर्स जो होते हैं उनके मन में बहुत सारी बातें चलती हैं, हमें मालूम ही नहीं होता वो किस चीज़ को कैसे, बहुत भावुक होती है वो एज, है ना। तो बहुत ज़्यादा छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाता है, उनके अंदर ही चल रहा होता है, एक्सप्रेस नहीं किया होता। तो समय समय पे बात होती रहनी चाहिए। उनको क्या चीज़ खराब लग जाती है पता नहीं चलता हमें, है ना, इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। कई बार जैसे एक बार हम लोग शिविर के लिए कहीं गए थे तो
सामान्य तौर पे तो मैं बोलता हूँ भाई तुम्हारी इच्छा हो तो बैठ जाओ, नहीं तो मत बैठो शिविर में। तो बड़ी वाली को तो बहुत मन करता था, छोटी वाली का मन नहीं था, तो वो जाके वो शिविर में नहीं बैठी, वो जाके रूम में सो रही थी। पहले दिन सो गई, फिर दूसरे दिन भी तो मैं उसको थोड़ा सा डांट दिया कि क्या है रूम में पढ़ के सोती रहती, उधर बैठा करो तुम। उसको इतना खराब लग गया, वो पूरी ट्रिप मेरे साथ 2-3 जगह गए थे, वो उसने बात ही नहीं की मेरे से बिल्कुल। और वो उसको 3-4 साल तक उसके अंदर कुंठा के रूप में रहा। और सुनना तो फिर हमारा एक बार बैठ के खूब बात हुई, उसने खूब रोना धोना किया, उसके बाद जाके वो चीज़ बाहर निकल के आई। और फिर उसके बाद उसको देखा कि मैं छोड़ा नहीं उसको, जब बातचीत में वो खूब मतलब उसने मेरे को डांट लगाई उसमें, और अनकंट्रोलेबल विधि से, है ना। उसके बाद फिर वो जब एक बार निकल गया तो फिर, पर उसके बाद उसका संतुलित हो गया, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन मेरे को पता ही नहीं चला कि वो छोटी सी चीज़ घटना 3-4 साल पुरानी वाली, वो इतने, वो उसका ये था कि आप मेरे को जानते ही नहीं है ना, आप मेरे को देखते ही नहीं हो, इसमें चले गई। तो इस सब को देखना पड़ेगा। तो टीनेज है, बहुत सेंसिटिव एज है, उसमें ध्यान देना पड़ता है और उसमें इग्नोर नहीं कर सकते। तो बातचीत होती रहे, चैनल्स हों अभी, तो उसमें बातचीत के लिए कोई व्यवस्थित जगह हो तो होगा। पता ये सब चीज़ें हैं, ओवरऑल काफ़ी चीज़ें हमने सोच समझ के की, कुछ हमने मतलब चोट खा के सीखी, ये सब भी ट्रायल एंड एरर्स भी के सभी हैं उसमें। तो आप लोग भी कुछ प्रयोग करें, उसको भी शेयर करें, आपस में शेयर करना जरूरी है सब बातें, है ना। तो शिक्षा एक अच्छी चीज़ है ना। ये सब इन्फॉर्मेशन होना, उसके अंदर से निष्कर्ष निकालना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको शेयर करना, उसके रिजल्ट्स को, ये एक शैक्षणिक विधि है। इस अप्रोच को हमें अपनाना चाहिए, अच्छे से एक दूसरे के साथ बताना चाहिए। अच्छा, बताने में एक कोई अच्छी घटना घटी ये भी बतानी चाहिए, कोई ऐसी घटना घटी जिससे हमारे को कुछ लर्निंग मिली ये भी बताना ही चाहिए हमारे को कि भैया ये गलती हो गई थी हमसे, है ना। इससे आपस में यहाँ पे तो बहुत अच्छा अवसर है आप लोगों के पास, कर ही सकते हैं, ठीक है ना। और बताइए, 10 मिनट हैं अपने पास। क्या मेरे को ये सब बताने में ना, तो कोई कॉन्टेक्स्ट आता है तो घटनाएं मैं जोड़ के बता देता, तो पर ऐसे बोलो सारी फ्लो में तो बहुत सारी नहीं बता सकता, आती नहीं याद ऐसे। कोई बातचीत चलती होगी तो उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट आएगा तो हो ही जाती है बात। बताइए बताइए, क्या बात है। अच्छा, कौन है बैचलर इधर? एक तो हाँ हाँ, जय को तो ये का ये रहा कि वो मुझसे अकेले में बात कर लेता है ना, कुछ कुछ तो। और आप भी बैचलर हो, हाँ, तो ये तो पूछे बीच बीच में, आप भी पूछे हो तो ये तो ठीक आरोप नहीं है। हाँ, भाई सर, ये बातचीत जो है सॉल्यूशन है, बैठना चाहिए, परिवार सभा करना चाहिए, लेकिन एक अवस्था होती है कि जिसमें पत्नी अपने पति को सुनना चाहती है, ने वो पति अपनी पत्नी को सुनना चाहता है। बातचीत का मौका ढूंढना पड़ता है कि भाई कहाँ से शुरू करें, क्योंकि थोड़े बहुत 2 प्रश्न हुए, तीसरे प्रश्न में पूछ नहीं करवानी, क्वेश्चन ज़्यादा, तुम टीचर हो ना, वहीं पे रहो, यानी ये सब आते हैं सामने से कि भाई तुम क्वेश्चन मत करो, क्वेश्चन आंसर बंद कर दो। तो इसी चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए? ठीक बात है भैया। तो 2 बातें भैया इसमें। पहली बात ये है कि कई बार होता है पति पत्नी के बीच में कि एक व्यक्ति रूठ जाता है और बात बंद कर देता है ना। तो संबंध में कम्युनिकेशन चैनल खुले रहें, इसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए, है ना। तो उसमें उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे ही पड़े रहो, है ना। उसका मतलब ये है कि थोड़ी थोड़ी देर में फिर अवसर दिया जाए, है ना। चलिए बात कर लेते हैं, चलो बैठ जाते हैं, अच्छा अभी नहीं, ठीक है थोड़ी देर में, है ना। कुछ सेवा पानी की जाए, कुछ वो सब किया जाए,
भाई गलती हो गई, रूठ गए तो रूठ गए, अपना है ना, पति पत्नी से एक जना रूठ गया तो गलती तो अपने से ही हुई है फिर, है ना। तो फिर उसमें लगे रहना चाहिए थोड़ा, एक बात। दूसरा, जब बात हो तो अपने मन की बात नहीं, सामने वाले के मन की बात जानने के लिए बात हो। उसके लिए प्रश्न जो होता है इंटेरोगेशन हो जाता है। इंटेरोगेशन नहीं करना, मन की बात सुननी है। तो बोलना भी नहीं चाहते, पर केवल ये जेस्चर कि आप पूछ रहे हो, इससे भी रिलीफ मिलती है। बताते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। उसको सुनना चाहिए, अच्छे से कंसिडर करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई नहीं भी बताता है, फिर भी पूछने से उनको आराम तो मिलता है। जैसे आपको ही मिलेगा, कोई आपसे पूछेगा कि भाई आप अगर आप नाराज़ और फिर कोई पूछता है तो अच्छा ठीक तो लगती है वो बात, आराम तो देती है। तो उसको बना के रखना चाहिए। बाकी हमारे पास अपने एक दूसरे की पर्सनालिटीज़ की रीडिंग्स होती हैं, हमें काफ़ी अंदाज़ा होता ही है क्या मुद्दा है। अधिकतर तो हमारी ईगो ही बोल रही होती है जो हम नहीं कर रहे होते, जो करना चाहिए। हमें पता होता है क्या करना है, कैसे बात सुलझेगी वो हमें पता होता है, पर हम अवॉइड करके दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। हम थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट हो रहे होते हैं मैं आपका नहीं जानता, मैं तो अपने बेसिस पे बताता हूँ। मैं जो बताता हूँ अपने को देख के बता रहा होता हूँ। भैया इसमें ना, जैसे मुझे इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा क्वेश्चन आपसे कुछ और था, बट फॉर मेल्स लिसनिंग हेल्प्स अ लॉट, है ना। सही बात। स्पेशली फॉर मेल्स। माय हस्बैंड ट्रूली बिलीव्स दैट आई एम अ गुड लिसनर एंड आई ट्रूली एम। मैं बहुत अच्छे से सुनती हूँ। फिर वॉट एवर आई फील आई प्रोजेक्ट, तो उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और अभी जो हमारा कन्वर्सेशन रहा भैया, जैसे आपने बोला कि संवाद प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, जो मुझे एकदम सही लगता है। जैसे मैं हस्बैंड और मेरी बेटी है, मैंने कुछ शेयरिंग भी किया था आपके साथ, इन दोनों के साथ ही रहती हूँ। तो ये संवाद के बेसिस पे ही मेरा चलता है उन दोनों के साथ। ठीक बात। एंड आई स्पेसिफिकली गिव दैट टाइम टू देम, वेरिन मेरा फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए नहीं, बट टू लिसन टू देम। राइट। और उससे मुझे खुद को काफ़ी कनेक्टिविटी लगता है, और फिर मैं भी शेयर कर पाती हूँ कि व्हाट डू आई फील। ठीक बात। मेरी 7 साल की बेटी मुझे बहुत सोल्यूशंस देती है कि क्या ये आप ऐसे करते रहते हो, ये ऐसे करो। हाँ, ठीक बात है। शी गिव्स मी दैट सोल्यूशन। तो भैया मैं एक्चुअली क्वेश्चन मेरा ये है कि सैटरडे संडे बात करने के लिए मैं स्पेशली ऐसा करती हूँ कि पहले मैं सुनती हूँ, हाउ वाज योर वीक, व्हाट डू यू फील टुडे, दैट हेल्प्स अ लॉट। एक आध घंटा तो पहले वो सामने वाला बोलता है कि ये देयर आर सो मेनी थिंग्स। फिर इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हो सकते हैं भैया बात करने के, बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स। हाँ, तो अपनी वही तो बात है ना कि भाई हमारे संबंध जो हैं वो किसी निश्चित जिम्मेदारी के अर्थ में, परिवार व्यवस्था के अर्थ में, ये स्पेसिफिक पॉइंट्स तो फ्रेम के रूप में आपके पास हैं ही। तो जो बात आ रही है वो किस फ्रेम के किस पार्ट से जुड़ती है, उससे जोड़ के उस बात को रखा जाए, उससे कनेक्ट किया जाए ना। नहीं तो अभी क्या होता है, बात तो हो जाती है, मन भी हल्का हो जाता है, लेकिन प्रगति नहीं होती है इससे। प्रगति होने के लिए हमारे को कहीं ना कहीं सहीपन के अंदर जाना पड़ता है, तो उसके लिए वो फ्रेम चाहिए थोड़ा सा। तो आपके एक बहुत बढ़िया पार्ट हो रहा है, अब अगला पार्ट जुड़ जाए उसके अंदर ये वाला कि अच्छा देखिए पति पत्नी संबंध में जिम्मेदारी अपेक्षाएं, मेरे मन की ये बात है, आपके मन की, तो उस रूप में हम उन चीज़ों को प्लेस करना शुरू कर दें। बच्चे के साथ ये इस आयु में ऐसा है, अब इसके अगली स्टेज ये आने वाली है, इस रूप में हम जब देखना है तो फिर हम अब उसको आगे ले जाने के क्रम में भी, योजना बनाने के क्रम में भी इन सब कॉन्वर्सेशंस को फिर यूज़ कर सकते हैं। तो एक मतलब हम साथ चल रहे हैं इसका भाव आने लगता है उसमें। तो ये जिम्मेदारी के रूप में फिर डेलीगेशंस करना सही रहेगा कि भाई, हाँ, डेलीगेशन भी नहीं करने पड़ेंगे, सबको अपनी आप भूमिका ही दिखने लगती हैं। तो अब चर्चा करके मैं ये कर लेता हूँ तो मैं ये कर लेता हूँ, ऐसा हो जाएगा। डेलीगेशन में तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी हो जाती है ना, है ना। संवाद बहुत जरूरी है, सही बात है। बात करना ही तो मुश्किल होता है। हमारे मन की बात कोई पढ़ ले, यही चाहते हैं भैया। बात करने से एवरीथिंग एल्स गेट्स जस्ट सॉर्टेड। हाँ, बाकी कुछ है ही नहीं, सिर्फ बात नहीं हो रही, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। देखिए हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें जहाँ बात हुई है और उसके से हमें आराम मिला है, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जहाँ बात नहीं कर पाए और अभी तक आराम नहीं मिला है। अपनी ज़िंदगी में ही देख सकते हैं हम ये सब।
ठीक है। हाँ भैया। सर एक मैंने ऐसे जस्ट सुना था, पता नहीं सही गलत है, वो एक्सपेरिमेंट सुना था कि जैसे कोई शरीर में से जीव निकलता है, ठीक है, तो वो शरीर को अगर कोई एक पेटी कांच की अगर बॉक्स है उसमें रख दो या तो फिर कहीं रख दो, जब वो जीव निकलता है तो फिर वो कांच में से क्रैक्स हो जाती है या फिर ऐसे ब्रेक हो जाता है। तो ये मतलब जब जीवन का सवाल है तो फिर वो तो ट्रांसपेरेंट, वो कहीं से भी निकल सकता है, उनको कोई दीवार नहीं छू सकती, या तो फिर तो ये सही है या फिर क्या? वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत बार मैंने सुना है ऐसे कि इसमें क्रैक्स हो गए, जैसे कोई एक्सपायर हो गए तो फिर, या तो फिर कोई टूट गया ऐसा। फिर मेरे ख्याल से जो लोग ऐसा बोलते हैं या लिखते हैं उनसे पूछा जाए, क्योंकि ये बहुत बार ऐसे सुनने में है कि हाँ, तो जिससे भी सुनने में आए उससे पूछा जाए। इधर की तो सूचना इतनी है कि भाई जीवन जो है वो भार बंधन और अणुबंधन से मुक्त है, तो कोई भौतिक रासायनिक क्रिया में भागीदारी नहीं करेगा। भौतिक रासायनिक क्रिया में भागीदारी नहीं करेगा तो शीशा हो या पत्थर हो, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। हाँ भैया, समय हो गया। हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा किया जाए। हाँ बताइए। ये पिछले 2 अध्याय है, उसमें एक सहअस्तित्ववादी नजरिए से, फिर सहअस्तित्ववादी सोच और सहअस्तित्ववादी विधि, ऐसा 3 शब्द बारी बारी यूज हुए हैं। मतलब उसको मध्यस्थ दर्शन के हाँ, ऐसा समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आया मेरे को तो इस बार भी। ठीक है, चलो, थैंक यू। हाँ।